प्रेसिडेंट ट्रंप की जितनी भी पॉलिसीज हैं, उसमें से जितना भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल जो है पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए, जो हम जानते हैं कि एक अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश हो रही है इधर, जिसके अंदर कनाडा और मेक्सिको प्राइम टारगेट्स हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना है कि ये जो पूरा 400 साल का जो एक यूनिपोलर हेजिमोनी रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके अंदर इन्होंने इंश्योर किया कि आप सब जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जहां-जहां उनको थ्रेट लगा कि उनको कंपटीशन दे सकते हैं, सुरेंद्र जी राधे-राधे, जहां-जहां उनको ऐसा लगा कि कोई कंट्रीज हैं जो जिनका हिस्ट्री अच्छा रहा है और उनके लिए थ्रेट है, उन हर जगह पे इन्होंने क्लैश करवाए नेबर्स के साथ। जहां नेबर्स नहीं थे, वहां नेबर्स खड़े किए इन्होंने और क्लैश करवाया। अब कोई भी कंट्री का वैल्यू या किसी का भी, अगर आप जहां रह रहे हो, अगर आप उसका भी एग्जांपल ले लो, आप जो सोसाइटी में रहते हैं या कोई जो सिटी में रहते हैं, तो जो आपका नेबरहुड होता है, वो नेबरहुड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, आपका वैल्यू प्लस माइनस 20%। समझ रहे हो? जैसे भारत है, तो हमारा नेबरहुड जो है, एक तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ बांग्लादेश है, तो आपकी इकोनॉमी का वैल्यू प्लस माइनस 20% जैसा आपका बाजू वाला। ठीक है? तो हर जगह इन्होंने ऐसा नेबरहुड खड़ा किया जहां पे आपका कंटिन्यूअस क्लैश चलता रहे, आपका ग्रोथ ना हो, और नेबर में सप्लाईज दी गई वो सब करने के लिए। हर एक के साथ ये हुआ, सिर्फ भारत के साथ नहीं। ईरान के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ, चाइना के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ, इसराइल के साथ भी हुआ, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि डीप स्टेट मतलब जूइश, जूइश मतलब इसराइल। इसराइल के साथ भी हुआ, ऐसा ही हुआ, आपके जैसे ही हुआ पैलेस्टाइन वाला, जो आप ही के इंडिपेंडेंस के साथ, हमारे ही इंडिपेंडेंस के साथ, उनका भी वैसे ही दो बकेट बनाया गया, ठीक है, क्लैश करवाने के लिए। तो समझना हमें यह है कि ये यूनिपोलर हेजीमोनी चलाने के लिए हर जगह नेबर्स के साथ क्लैश करवाए गए। अब आप ये समझो कि हम मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं। नेबरहुड आपका जितना पीसफुल होता है, वो वाला पीसफुल नहीं, जितना शांति से रहता है आपके साथ, जितना कोऑपरेट करके रहता है, उतना आपका ग्रोथ ज्यादा होता है। ठीक है? और आपकी वैल्यू जैसे मैंने बताया प्लस माइनस 20%, बाजू वाला कैसा है उस हिसाब से। तो अमेरिका के साथ ये हुआ कि कनाडा और मेक्सिको, जो दोनों नेबरहुड में थे, उनमें से किसी के साथ भी उनका ऐसा क्लैश नहीं रहा जहां पे उनका ग्रोथ नीचे ले जाने की कोशिश करे नेबर्स। तो उनकी वो यूनिपोलर हेजीमोनी कंटिन्यू हुई। अगर मान लो कि उन्हीं के पास बाजू में पाकिस्तान होता, तो ये मैजिक मशीन जो प्रिंटिंग मशीन है डॉलर की, इसके बावजूद ये हालत होती। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि अब क्योंकि मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं, तो इनका जो पूरा मिलिट्री और कोवर्ट ऑपरेशन करने का जो एक माइट इकट्ठा हो गया है, अब उसका यूज होने वाला है। राइट? और कहाँ होने वाला है? अपने खुद के नेबरहुड में। अब नेबर्स के साथ उनके रिलेशंस ऐसे होने वाले हैं जहां पे कंटिन्यूअस क्लैशेस चलेंगी। क्लैशेस किस प्रकार की? कि क्या आप आपके रिसोर्सेज पर, मेरी कंपनीज आपके रिसोर्सेज पर कब्जा करके आपके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके बेचेंगी। आपके लेबर्स जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो भी मुझे चाहिए, तो उनको भी मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, ऑफिशियली लीगली करूंगा। ठीक है? आपका क्लाइमेट है वो भी मुझे खराब करना है। तो अब ये जो है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन स्टॉप होने को आने वाली है, तो अब इनके नेबरहुड के साथ क्लैशेस शुरू होने वाले हैं, जो मैंने बताया। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का, और जैसे आप सुन रहे हैं स्पीचेस में उन्होंने बता दिया, अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। क्यों? एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि ये पनामा कैनल जो था, पनामा कैनल, वो हम आपको इसलिए दिए थे कि आप मैनेज करोगे। अब कुछ चाइनीज कंपनीज और चाइनीज एलिमेंट्स का वहां पे हेजीमोनी शुरू हो चुका है, तो अब हम ये आपको क्यों दे, अब हमें वापस चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो जो उनके पहले, सबसे पहले जो कंफर्म हो चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो जा रहे हैं पनामा के लिए, विजिट के लिए, बेसिकली धमकी देने जा रहे हैं। और जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे टाइम पे भीष्म पितामह पूरी फोर्सेस लेके जाते हैं गांधारी का हाथ मांगने, जिसको गन बोट डिप्लोमेसी बोला जाता है, बिल्कुल वैसे मार्को रूबियो धमकी देने जा रहे हैं। और फोर्सेस तो नहीं लेके जाएंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ कि उसी प्रकार की ये फॉरेन पॉलिसी है कि तुम मान रहे हो हमारी बात या नहीं। दैट इज अ टोन जिसमें नेगोशिएशन होगा। ओके? तो कनाडा और मेक्सिको को टैरिफ की थ्रेट दी जा रही है 1 फरवरी से। कितना परसेंट बोला जा रहा है? जो पूरा एटलीस्ट इलेक्शन कैंपेन में जो चला, 25%। 25% टैरिफ की बात चल रही है। अब आप कुछ ही एपिसोड पीछे जाओगे तो मैंने सीरिया का जो प्रेडिक्शन दिया था, बशर अल असद वाला, और मैंने इसको समझाया था कि क्यों बशर अल असद प्रॉब्लम में आने वाले हैं। मैंने समझाया था कि ट्रंप खुद अपना ऑयल और गैस अमेरिका के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो गैस ऑयल चुराना नहीं चाह रहे। तो सीरिया में से जो गैस और ऑयल की चोरी चल रही थी, वो स्टॉप करके अमेरिका का खुद का ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन होना है। कीस्टोन पाइपलाइन, जो सब उनके पुराने टर्म के भी जो टॉपिक्स रहे, अब क्योंकि ये शुरू होना है, खुद का नेचुरल रिसोर्सेज अब यूज करने की बारी आई है डी डॉलराइजेशन के चलते। तो अब क्योंकि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, तो कनाडा से इंपोर्ट होता था, ठीक है, ऑयल और गैस। अब बोल रहे हैं मुझे तुम्हारा ऑयल और गैस नहीं चाहिए। और अगर मुझे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कौन से मेजोरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कनाडा से आते हैं? कार्स और कार के कुछ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी बोलो, वो अमेरिका परचेज करता था कनाडा से। उसको बोल रहे हैं कि वो भी नहीं चाहिए हमें।
और अगर आपको बेचना है, हमको बेचना है, तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे इसके ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेडियम वहां से स्टेज पर से कनाडा को धमकी दे रहे हैं कि उससे अच्छा तुम स्टेट ही बन जाओ, मैं 25% टैरिफ लगाऊं और तुम्हारी इकोनॉमी डेफिसिट में जाए। ऊपर से कनाडा के पास गोल्ड भी नहीं है अपने रिजर्व्स में ऑफिशियली। गोल्ड की माइंस होंगी जो टेक ओवर होने वाली है, लेकिन गोल्ड जो ऑफिशियली सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए वो जीरो है कनाडा के पास, ZERO जीरो, जो मैं लिखता भी हूं अपने ट्वीट में कि इनकी इकोनॉमी का क्या हालत कर रखा है। तो अब कनाडा को ये धमकी दी जा रही है 25% टैरिफ की, और मेक्सिको को भी। तो साल का $200 बिलियन का जो सरप्लस प्रिंटिंग मशीन में से छप के कनाडा की लाइफस्टाइल को रिच बनाता था, और 100 बिलियन जो है बेनिफिट मेक्सिको को जाता था, प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं है, अब मैं टैरिफ लगाऊंगा और मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो ये हालत होनी है। शंकर जी बोल रहे हैं गोल्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड एक्सप्लोर होगा, होगा। ठीक है, तो रिजर्व्स में तो नहीं है बेचारों के पास। तो ये हमें समझना है कि ये टैरिफ की धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि डी डॉलराइजेशन के चलते जो अमेरिका की हिस्ट्री रही 1792 में, अगर आप चेक करोगे तो 100% फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉरेन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा के आता था। कोई इनकम टैक्स नहीं था अमेरिका में, नो इनकम टैक्स। ओके, फेडरल रिजर्व 1913 में बनती है, इनकम टैक्स आता है, और टैरिफ्स की पूरी पॉलिसी 1947-50 के आसपास क्लोज कर दी जाती है फॉरेन गुड्स के ऊपर, क्योंकि रिजर्व करेंसी का स्टेटस आ गया। ओके, अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रिवर्स करने जा रहे हैं, क्लॉक को रिवर्स करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा जो 200 साल का हिस्ट्री रहा जहां पे इनकम टैक्स नहीं था अमेरिकन के ऊपर, वहां एक अमेरिकी नॉर्मल पर्सन बंगलो अफोर्ड कर सकता था, फुल टाइम हाउसवाइफ अफोर्ड कर सकता था, और 3 से 4 बच्चे रख सकता था, 2 कार ओन कर सकता था विदाउट एनी लोन। ऐसी लाइफस्टाइल वो जी सकता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का टारगेट है एटलीस्ट कुछ उस डायरेक्शन में शुरू हो। मेरा ये मानना है कि जीरो इनकम टैक्स करना ड्रास्टिक होगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप है। मेरे हिसाब से फेज वाइज इनकम टैक्स को काटना चाहिए और टैरिफ्स लगाते जाओ आप कंट्रीज के ऊपर। अचानक से ही टैरिफ को रेवेन्यू मॉडल बना देना मेरे हिसाब से सही आइडिया नहीं है। तो कल जो प्रेडिक्शन के हिसाब से कल जो न्यूज चल रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप पूरा इनकम टैक्स हटाने का डिस्कशन चला रहे हैं, फाइनल नहीं है। मेरा ये मानना है कि फेज वाइज करना चाहिए, पूरा इनकम टैक्स हटा नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या उनकी टीम सजेस्ट करती है उनको, बट ये तो तय हो गया कि टैरिफ को वो रेवेन्यू बनाना चाह रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उल्लू बनाया गया उस हेडलाइन के साथ कि ब्रिक्स को धमकी दी जा रही है कि आप डी डॉलराइज नहीं कर सकते इसलिए मैं टैरिफ लगाऊंगा, नहीं, ये कोई धमकी नहीं थी, वो टैरिफ लगाने ही वाले हैं। वो टैरिफ को रेवेन्यू बनाना चाह रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। टैरिफ एज थ्रेट और टैरिफ एज रेवेन्यू में बहुत अंतर होता है, इस पर मैंने ट्वीट में एक्सप्लेन किया हुआ है 3-4 वीक पहले का। क्योंकि तब सब उल्लू बन गए जब वो हेडलाइन आई, जितने भी एक्सपर्ट्स थे मीडिया के सारे बेवकूफ बन गए। उनको लगा कि ये बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन को रोको, वो टैरिफ लगाने ही वाले। ओके, वो रेवेन्यू देख रहे हैं उसमें, थ्रेट के लिए नहीं, रेवेन्यू ही देख रहे हैं उसमें। तो ये हमें समझना है कि क्या अंतर है।